हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ केमिस्ट्री चैप्टर 9 केमिस्ट्री चैप्टर 9 क्लास 12 का, जो इसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ जरूरी टर्म्स जिन्हें हमें जानना जरूरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले। इसलिए आज का लेक्चर भी इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप आज का लेक्चर भी बिल्कुल स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, जिसमें हमारा जो नया लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। चलिए तो हम आज का लेक्चर चालू करते हैं। और आज का लेक्चर में हम पहला टर्म पढ़ेंगे लिगेंड, और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो हम पहले देखेंगे कि लिगेंड होता क्या है। द डोनर एटम molecules or anions which donate a pair of electron to the metal atom or ion and form a coordinate bond with it are called ligand। कोई भी डोनर एटम, वो सिंगल एक एटम हो सकता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या कोई मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का, या कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, मेटल एटम को, जो ट्रांजिशनल मेटल्स रहते हैं उसके एक एटम को, जब कोई भी एनायन मॉलिक्यूल्स या एटम जब आप एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उसमें जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उस डोनर को हम लिगेंड बोलेंगे। मतलब लिगेंड कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या एनायन, जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सेंट्रल मेटल एटम या आयन को देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको हम लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। अभी तक हमने कई एग्जांपल देखे, उसमें लिगेंड कुछ आपने समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे K4FeCN6। तो जो K4FeCN6 जो है, उसमें लिगेंड है CN, और वो उसके छह मॉलिक्यूल जुड़े हैं। इसमें ये एनायन है जो कि आयरन के साथ जुड़ा है। इसी प्रकार से कुछ एटम भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी हेलोजन का एटम जुड़ गया, या कोई मॉलिक्यूल जैसे NH3 जुड़ गया, H2O जुड़ गया, उस प्रकार से। और एनायंस का आपने एग्जांपल देख लिया CN। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, क्योंकि हमने लिगेंड की डेफिनेशन में एक नया टर्म पाया कि सेंट्रल मेटल एटम है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है उसको हम जानते हैं। तो जो द सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू विच दिस लिगेंड्स आर अटैच्ड, मतलब जो लिगेंड्स हैं, जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एनायंस हैं, जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल एटम को, जिस मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं उसको हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलेंगे। वो आयन भी हो सकता है जिसको डोनेट कर रहे हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि लिगेंड्स कैसे किस प्रकार के हो सकते हैं। लिगेंड्स में भी सिंपल आयंस, या तो वो सिंपल आयंस हो सकते हैं, या कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या कुछ बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सिंपल आयंस में कैसे हो सकता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी हेलोजन हो, जैसे फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। कोई सिंगल एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो आयन बन के नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसे, लार्ज मॉलिक्यूल्स कुछ अपने हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, उनका एग्जांपल एक अपन देखते हैं जो कॉमनली लिगेंड के रूप में आप आगे देखेंगे, उसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन। इसको आप सिंपली जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो EN भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैसे, अभी तक आपने देखा होगा H2O या NH3, इस प्रकार से कुछ। अब कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स क्या होता है, आपको अभी मैं कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूं। बाकी वैसे आप जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है वो, उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स ढेर सारे जुड़ते हैं,
उससे बनता है, मतलब पॉली एमिनो एसिड को हम प्रोटीन कहते हैं। बस आपको अभी इतना समझने की जरूरत है, लास्ट चैप्टर में आप अच्छे से देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है बाकी के कंपैरिजन। ऐसे कई और एग्जांपल्स होते हैं। अच्छा, अब और जो मोस्ट कॉमन डोनर आइटम्स है, मतलब जो मोस्ट कॉमन है, जो आसानी से आप हर मैक्सिमम एग्जांपल में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर आसानी से डोनेट कर रहे हैं, ज्यादातर डोनेट कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में आप नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को ही लिगेंड, कोई भी हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आसानी से मैक्सिमम टाइम डोनेट कर देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेसिस होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम या आयन लुईस एसिड होता है। आपने पिछले साल पढ़ा ही होगा कि लुईस बेस क्या होता है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपने से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा वो लुईस बेस होगा। वो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब अपने से छोड़ दे रहा है, तो वो लुईस बेस कहलाया। अच्छा, अब सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो लुईस एसिड क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन लेता था, एक्सेप्ट करता था इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक और नई टर्म पढ़ेंगे, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। उसी के बाद हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड बाइडेंटेड। तो हम पहले देखते हैं मोनोडेंटेड क्या है। द लिगेंड में कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम। कोई भी लिगेंड में एक या एक से ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं। जब कोई भी लिगेंड जुड़ रहा है तो उसमें हो सकता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, उसमें हो सकता है कि एक दूसरे लेट ए बी टू एक मॉलिक्यूल है, ए बी टू एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें हो सकता है कि जो ए है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। कई केसेस में जो बी का एक है, जैसे ये बी है और ये बी है, तो हो सकता है ये पहला वाला बी डोनेट कर रहा हो सकता है दूसरा वाला बी डोनेट कर रहा हो। तो लिगेंड्स में कई बार कई मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो सकता है कि एक या एक से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट हो। तो जब उस मॉलिक्यूल में, उस लिगेंड में एक डोनर एटम ही प्रेजेंट हो, तब उसको हम मोनोडेंटेड बोलेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब किसी मॉलिक्यूल में सिंगल डोनर एटम हो, एक ही डोनर एटम प्रेजेंट हो उसमें, और वो कोऑर्डिनेट कर रहा हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, उसको हम बोलेंगे यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। आपको बात समझ में आ गई होगी। ज्यादातर हम मोनोडेंटेड का कॉमनली यूज होता है, यूनिडेंटेड उसका यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर मैक्सिमम जगह आप बुक्स वगैरह में देखेंगे कि मोनोडेंटेड ज्यादा यूज है। एग्जांपल आप देख रहे हैं NH3 में एन एक ही एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H2O में ये दो तरीके के ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन के पास भी चार है, मतलब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ये मोनोडेंटेड में ही आएगा क्योंकि एटम तो एक ही है। ठीक, अब बाइडेंटेड देखते हैं क्या होता है। जो बाइडेंटेड होता है वो, उसमें मोनोडेंटेड में एक ही एटम था डोनर, अब बाइडेंटेड में दो एटम आ जाते हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसे हम बाइडेंटेड बोलेंगे या डाइडेंटेड भी बोलते हैं। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, हमने पीछे नाम सुना है, आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो इथेन 1,2 डायमीन का हमने जब स्ट्रक्चर बनाया तो ये CH2 एक CH2 के साथ NH2 जुड़ा, एक CH2 के साथ NH2 जुड़ा। इसमें जो NH2 में दो जुड़े हैं तो हर एक N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एटम हो गया, पहला वाला NH2 में एक N और दूसरे वाले NH2 में दूसरा N, मतलब इसमें दो एटम प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम ऑक्सिलेट आयन देखते हैं। ऑक्सिलेट आयन मतलब COO नेगेटिव बॉन्ड COO नेगेटिव, मतलब O डबल बॉन्ड C बॉन्ड O, उसी में फिर आगे कंटिन्यू बॉन्ड C का C से बॉन्ड बनेगा और फिर O डबल बॉन्ड C बॉन्ड O।
तो इसमें दो O हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें दो एटम प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे बाइडेंटेड बोलते हैं या डाइडेंटेड। इसी तरीके से ट्राइडेंटेड होता है, टेट्राडेंटेड होता है, हेक्साडेंटेड होता है, और जनरली हम इसे पॉलीडेंटेड बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे, उसे हम पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और उसी में जैसे ट्राइडेंटेड मतलब 3 होंगे, टेट्रा मतलब 4 होंगे, हेक्सा मतलब 6 होंगे। इसी प्रकार से डेंटेड्स होते हैं लिगेंड में हम बोलते हैं। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक नई टर्म देखेंगे, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। अभी तक आपने देखा कि जो एटम एक एटम प्रेजेंट था, दो एटम प्रेजेंट थे, एक एटम प्रेजेंट था तो हम मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड बोल रहे थे, दो एटम प्रेजेंट थे तो बाइडेंटेड या डाइडेंटेड बोल रहे थे। तो हम डेंटिसिटी उसी से रिलेटेड एक टर्म है। क्या है वो डेंटिसिटी? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स, जो कितने नंबर कोऑर्डिनेटिंग या लिगेटिंग ग्रुप जोड़ रहे हैं प्रेजेंट है एक लिगेंड में। एक लिगेंड है कोई भी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या लिगेटिंग ग्रुप्स हैं। जैसे एक कोई लिगेंड है उसमें हम NH3 की बात करें तो NH3 में सिर्फ एक ही जो लिगेटिंग ग्रुप है N, क्योंकि वो N ही डोनेट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H के पास है ही नहीं। तो इसकी डेंसिटी उस लिगेंड की मतलब NH3 की डेंसिटी 1 होगी। वो ऐसे ही हम कई एग्जांपल देख सकते हैं। और इसमें जो डेंसिटी है लिगेंड की आप निकाल सकते हैं। वैसे ये एक सिर्फ बेसिक टर्म है, इसके आगे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री को आगे अच्छे से स्टडी करने के लिए। अब हम एक नई चीज पढ़ते हैं, चिलेट रिंग। चिलेट रिंग क्या है? चिलेट रिंग, द लिगेंड में कंटेंट 2 और मोर डोनर एटम्स। किसी लिगेंड में एक या एक से अधिक डोनर एटम हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो positioned in such a way that they have 5 or 6 membered ring with metal ion। तो वो जो लिगेंड है उसमें दो या दो से अधिक डोनर एटम हो सकते हैं, और वो लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े तो वो इस प्रकार से जुड़े हों कि वो 5 या 6 के मेंबर वाली रिंग बनाए मेटल आयन के साथ। होती है जब किसी लिगेंड में दो या दो से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो प्रेजेंट हो और वो कुछ इस प्रकार से जुड़े हों सेंट्रल मेटल एटम या आयन से कि वो 5 या 6 के मेंबर की रिंग बनाए। इसका हम एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं डाइडेंटेड चिलेशन का। इसमें P2Cl2 और इथिलीन डायमीन जुड़ा है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इसमें ये प्लेटिनम के साथ एक क्लोरीन और एक क्लोरीन जुड़ा है, और ये एथिलीन डायमीन है। इसमें दो NH2 होते हैं, दोनों NH2 बॉन्ड दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं प्लेटिनम के साथ। तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो प्लेटिनम के साथ एक रिंग बन रही है उसमें प्लेटिनम NH2 का N, CH2 का C, CH2 का C और NH2 का N, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको समझ में आ गई होगी चिलेट रिंग क्या है। चिलेट रिंग वो होती है जब किसी लिगेंड में दो या दो से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट हो और वो मेटल एटम आयन के साथ कुछ इस प्रकार जुड़े हों कि वो 5 या 6 की रिंग मेंबर की रिंग बनाए, मतलब वो एक रिंग बनाए जिसमें 5 या 6 मेंबर हों। ठीक, अब अगले उस पे जाते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? It is defined as the number of atom of the ligand which are directly to the central atom or ion। हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं।
हम उस नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कैसे निकालेंगे उस कोऑर्डिनेशन नंबर? उस कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं जितने नंबर ऑफ एटम लिगेंड के सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली जुड़े हो। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लिगेंड के वो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, हम उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो हम उसको आपके लिए और आसान भाषा में बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी डिफाइंड इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल आयन और एटम बाय द लिगेंड। किसी भी लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में कितने लिगेंड जुड़े हैं उसको उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। जितने लिगेंड जुड़े होंगे उतने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, उतने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना मतलब उतने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना मतलब उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे जो है AgCN2, AgCN2 में कितने लिगेंड है? दो है, मतलब दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। अब हम देखते हैं CuNH3, NH3 4 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि इसने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। उसी प्रकार से जब हम CrH2O6 3 पॉजिटिव में देखते हैं तो इसमें 6 H2O मॉलिक्यूल जुड़े हैं, मतलब 6 लिगेंड्स जुड़े हैं और इसका 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब हम FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 3 है क्योंकि इसमें C2O4 जो लिगेंड है वो 3 जुड़े हैं और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब उसके बाद हम एक टर्म देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता क्या है? जो सेंट्रल मेटल एटम जो लिगेंड से डायरेक्टली अटैच्ड है उनको हम साथ में लिखते हैं, और उनको साथ में हम किस में लिखते हैं? उसको हम साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और वो स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आपको इसमें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप अगर ढंग से समझ जाओगे तो आप खुद लिख सकते हो अपनी भाषा में कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड है वो उसको हम साथ में लिखते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और वो स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे होगे CuNH3 4 2 पॉजिटिव, इसमें आप देख रहे होगे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। इसमें जो CuNH3 4 SO4 ये जो अगला है उसमें SO4 जुड़ के सल्फेट आयन, उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिर्फ CuNH3 4 ही है। ये जो बाहर लिखा है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। CuSO4 इज अ काउंटर आयन, ये एक काउंटर आयन है। और काउंटर आयन क्या होता है? वो ग्रुप होता है जो आयनाइजेबल होता है, जो आयनाइज होकर जुड़ा होता है। और में जो है SO4 एक आयनाइजेबल आयन है जो कि काउंटर आयन जिसको हम बोलते हैं। और जो काउंटर आयन होता है वो एक आयनाइजेबल ग्रुप होता है जिसको हम जो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा होता है, और जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलते हैं तो वो जो आयनाइजेबल आयन होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग हो जाता है। अब आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपने पिछले साल 11th में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, पर उसका एक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम का वो डिफाइन होता है चार्ज कैरी कर, वो सेंट्रल एटम क्या चार्ज कैरी कर रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं उस सेंट्रल एटम का। और इसका निकालने का तरीका, मैंने इसकी डेफिनेशन उतनी कुछ खास जरूरी नहीं है जितना निकालने का तरीका है। अब जैसे हम देखते हैं कि CuNH3 4 SO4 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि हम Cu को X मानते हैं और फलाना है और ठिकाना है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आपको मालूम है कि NH3 एक न्यूट्रल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जब हम उसको कॉम्प्लेक्स से अलग कर देते हैं वो सिर्फ आयन फॉर्म में रहता है, रेडिकल है वो, तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब SO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। और जब NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है तो उसमें कितने ही NH3 जुड़े हैं उसका ऑक्सीडेशन तो 0 होगा। तो डायरेक्टली आपको समझ में आता होगा कि Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा, क्योंकि जो टोटल सम होता है हर एक
हर एक मॉलिक्यूल या हर एक लिगेंड और हर एक सेंट्रल मेटल एटम आयन और आयनाइजेशबल ग्रुप काउंटर आयंस का वो टोटल चार्ज के इक्वल होता है, और ये तो न्यूट्रल है। और ये SO4 टू नेगेटिव पे सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर है, और जब टोटल चार्ज 0 है तो Cu का चार्ज 2 होगा। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जब हम FeCN6 4 नेगेटिव की बात करते हैं तो Cn का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और जब 6 Cn जुड़े हैं तो उसका अपन -1 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा -6। और जब हम उसको ट्रांसपोज जो एफी है निकालने के लिए हम उसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और -4 तो पहले से प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा एफी का 2। इसी प्रकार से जब हम K3FeC2O4 थ्राइस की बात करेंगे तो C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और पोटेशियम का +1 होता है। जब पोटेशियम का 3 है, एक का +1 होता है तो 3 का हो जाएगा 3, और C2O4 का होता है -2 तो 3 का हो जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 3, मतलब आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 3। अब इस लेक्चर के लास्ट 2 मेन बातें जो कि आपको समझना जरूरी है, ये है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके साथ एक ही तरीके का लिगेंड जुड़ा हो, मतलब उसमें एक ही लिगेंड भले कितने नंबर में जुड़ा हो पर उसमें एक ही तरीके का लिगेंड जुड़ा होना चाहिए। एग्जांपल में हम देखते हैं CuNH3 6, इसमें ये NH3 एक लिगेंड का टाइप है, पर वो 6 जुड़ा है जरूर, पर वो एक ही लिगेंड का टाइप है, एक टाइप का ही लिगेंड जुड़ा है CO के साथ, इसलिए ये होमोलेप्टिक है। और हेट्रोलेप्टिक आपको उसका बेसिक आइडिया लग ही गया होगा कि क्या होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हेट्रोलिप्टिक होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसके साथ जब 2 या 2 से अधिक तरीके के टाइप के लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसे हम हेट्रोलिप्टिक कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं CONH3 4H2Cl Cl2, इसमें 3 तरीके के अलग अलग टाइप के लिगेंड जुड़े, एक NH3, एक H2 और Cl। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम